हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ऑडियो सुनाई दे रही है? स्क्रीन इज क्लियर। गुड इवनिंग प्राची। गुड इवनिंग अभिलिप्सा। टाइम पे हो दोनों क्लास पे। ग्रेट। आ जाओ सब लोग। गुड इवनिंग डोरमी। गुड इवनिंग। तुम लोग ज्वाइन करो, तब तक ना मैं टेलीग्राम पे ना एक मैसेज डालता हूँ, ताकि जो लोग भूल गए या फिर जो लोग सो रहे हैं वो लोग एटलीस्ट नोटिफिकेशन से उठ के ज्वाइन कर लेंगे क्लास। आप सब ज्वाइन करो, तब तक I'll just send a message on Telegram so that everyone is aware. Okay? एक सेकेंड। हाँ जी, डन। ओके, हाँ मैसेज भेज दिया, एवरीथिंग इज डन। सो हाय एवरीवन। ओके, क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। हेलो बिल्सा, हेलो। ओके ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। एक चीज़ मुझे कहना था कि कल मैं आपको क्लास के बाद आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द फ्री डीपीपी फॉर डुअल मैटर एंड रेडिएशन। डुअल मैटर एंड रेडिएशन के फ्री डीपीपी के साथ साथ एटम्स का भी फ्री डीपीपी आज रात तक आपको मिल जाएगा। ओके, तो एक साथ बैठ के दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना। दोनों चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं, इट्स नॉट अ बिग चैप्टर, तो फिर आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो यू कैन सॉल्व बोथ दी चैप्टर्स टुगेदर। ओके, ठीक है। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। गुड इवनिंग लिप्ति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और कैसा चल रहा है दिन? हाउ इज द संडे गोइंग? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड ऑल आर हेल्दी एंड एवरीथिंग। कोई बीमार तो नहीं पड़ गया है ना? अरे एक चीज़ पूछना ही भूल गया, प्रीवियस टेस्ट कैसा था? तो आसफ का जो प्रीवियस टेस्ट था, हाउ वाज इट? डिड यू ऑल अटेम्प्ट इट? प्लीज़ मत बोलना कि अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके डोंट, अच्छा प्रिपरेशन चल रही है। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। अटेंड किया? कैसा था प्राची? हाउ वाज द टेस्ट? वाज इट गुड फॉर यू? बेटर देन द प्रीवियस टेस्ट और डिड इट गो साउथ वेज? हाउ वाज इट? एंड ऑल्सो प्राची, आर यू हेल्दी नाउ? कल आए हुआ है टेस्ट, कल तक टाइम है, कल अटेम्प्ट करना है। ओके अब्दुल, आप कल अटेम्प्ट करोगे? ओके, आई गेट इट। नहीं भैया, एक सेकंड। नहीं भैया, मैंने अपडेट किया है और ऐप कुछ शो नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके। डोरमी, सो आप कह रहे हैं कि ऐप पे कुछ शो नहीं हो रहा है क्या? आई इन्फॉर्म आदित्य भैया एंड टेक्निकल टीम वो चीज़ संभाल लेंगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कल सुबह तक एवरीथिंग मस्ट बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि ऐप रिसेंटली अपडेट हुई थी। सो आई गेस उसकी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके ओके। ममता सिंह, फिजिक्स सेक्शन जब सॉल्व करती हूँ कभी कभी फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं आते। अ, ममता, आप कह रहे हो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फिर फॉर्मूलाज रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो इसके दो मेजर रीजन रहते हैं। एक रीज़न ये रहता है कि यू मैस अप द फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी टू सिमिलर फार्मूलाज एंड आप दोनों फार्मूलाज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। तो द वे टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक इज जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एंड देन उसके बाद अगर आप एक छोटा सा चीट कोड जैसा कुछ बना सकते हो, या फिर आप एक न्यूमोनिक बना सकते हो, then that would be very useful. And the second reason क्यों students formula भूल जाते हैं is because they can't remember it, because they haven't practiced enough. So if you keep forgetting the formula, then this is a sign that you need to practice more questions. तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब तक जो फॉर्मूला है ना वो दिमाग में बैठ ना जाए। एक बार अगर वो फॉर्मूला बैठ गया, इसका मतलब कि यू हैव प्रैक्टिस एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। So the only way to improve on that weak point is to practice more questions. And अगर आप कुछ silly mistake करते हो formula में, then you have to create your own mnemonics and then you can remember the formula. Okay. ओके, एंड प्राची सिंह, क्वेश्चन अच्छे थे, बस सिली मिस्टेक हो गए। प्राची, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ध्यान रखना, टेस्ट लिखने से पहले 10 बार खुद को बोलना कि इस बार सिली मिस्टेक नहीं करना है। आई गेस दैट मस्ट हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सिली मिस्टेक के लिए सिली मिस्टेक तो आपकी साइड से हो रहा है,
के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, गुड इवनिंग अलेक्सा, गुड इवनिंग जागृति, आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ। ओके, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। आई गेस 5 मिनट्स हो गए। सो हेलो एवरीवन, आई एम हितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर बैच, जो कि है एक कम्प्लीटली फ्री बैच जहाँ पर मैं और काफ़ी सारे दूसरे एजुकेटर्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट संभालते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। एंड वी ऑल हैव वन एम कि 3 मंथ्स के अंदर हम लोग नीट 2025 के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एंड करंटली वी आर डन विद 2 months and 20 days, and we have another 10 days left in our hand, and we are moving at a pretty good pace, and I hope कि गिवन टाइमलाइन के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। वंस अगेन आई एम हितेश गुप्ता। ओके, प्राची कह रही कि हाँ भैया, एंड बैकलॉग भी है तो थोड़ा कम आया है, पर पिछले बार से थोड़ा इम्प्रूव है। ओके प्राची, जब तक इम्प्रूवमेंट हो रहा है इट्स अ गुड साइन, गो अहेड। बस ये देख लेना कि या तो इम्प्रूवमेंट हो या फिर सेम लेवल पे रहना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए कभी भी मार्क्स। ओके, ट्राई टू इम्प्रूव इट, लेकिन प्लीज़ डोंट लेट इट गो डाउन। अगर कोई इशू की वजह से आप ठीक से पढ़ नहीं पाए थे तो फिर प्लीज़ ट्राई एंड मेंटेन योर स्कोर एट द सेम लेवल, और ट्राई टू इम्प्रूव इट, डोंट लेट इट गो डाउन। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले एक नया चैप्टर जो कि एटम्स का चैप्टर है। ये भी काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। ज़्यादातर पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम भी लगेगा। आई एस्टिमेट कि अराउंड 45 मिनट्स में ये चैप्टर हो जाना चाहिए, एंड देन उसके बाद आप लोग फ्री है। फिर उसके बाद आप लोग जाके DPP सॉल्व कर लेना, एंड देन आपको प्रीमियम DPP भी मिल जाएगी, एंड देन यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो फॉर दैट एज वेल। जिनको भी ऐप में ग्लिचेस फील हो रहे हैं तो फिर ऑल दी टेक्निकल इशू विल बी रिजॉल्व बाय टुमारो मॉर्निंग, एंड देन इट विल बी फ्रेश एज न्यू। ओके, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द न्यू चैप्टर एटम्स। तो एटम्स के साथ साथ एक और छोटा सा चैप्टर है विच इज न्यूक्लियाई। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई साथ साथ में पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई को सेपरेट पढ़ाते हैं। ओके, लैग हो रहा है क्या? इज इट लैगिंग गाइज? लैग हो रहा है क्या? जस्ट कंफर्म वंस। इज इट लैगिंग? मैं पेन स्पिन कर रहा हूँ, ये तो लैग नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा ना? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए लैग नहीं हो रहा है, तो आई गेस फिनान आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, या फिर आप एक काम करो, यूट्यूब क्लोज करके वापस ओपन करो, देन आई गेस लैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो लैग नहीं हो रहा है। तो अगर आपके लिए लैग हो रहा है तो इट मस्ट बी अ टेक्निकल इशू। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो आज हम लोग करने वाले एटम्स वाला चैप्टर। काफ़ी सिंपल, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। कुछ नहीं, मैं कहूँगा कि देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और वो कैसे याद होगा? इट इज़ थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर इस चीज़ के ऊपर मत बैठना कि रट्टा मारना है फॉर्मूलाज को। ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड देन वैसे ही फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ओके, इज दिस +2? हाँ जी, ये 12th का है। दिस इज 12th स्टैंडर्ड सिलेबस फिनान। ओके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एटम्स। तो फिर एटम्स चैप्टर पढ़ने के पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंट पर फोकस करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज वेरी सिमिलर टू द फेमस एक्सपेरिमेंट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विच इज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट होता क्या था? तो फिर हमारे पास था एक रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास था एक अल्फा पार्टिकल, जो कि ये वाला है। मान लो दिस इज माई अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सिंस ये एक अल्फा पार्टिकल है विच इज अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल, तो ये क्या करता था? ये अल्फा बीम्स एमिट करता था ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे अल्फा बीम्स एमिट होते थे। ओके, तो यहाँ से जैसे ही अल्फा बीम्स एमिट हो रहे तो फिर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाते थे, एंड देन दे यूज्ड टू स्ट्राइक दिस गोल्ड फॉइल ओवर हियर। यहाँ पे ये जो फॉइल है, दिस इज अ गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये जो फॉइल है, ये फॉइल जो है काफ़ी थिन रहता था। ठीक है, ये एक थिन गोल्ड फॉइल है। ओके, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे आके इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, नोटिस ये किया गया था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते थे, अनडिविएटेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड टू पास थ्रू अनडिविएटेड। ठीक है, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिविएट हो जाते थे कुछ ज़्यादा ही बड़े एंगल से, एंड 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड टू रिटर्न बैक बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि इससे क्या क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। ओके,
ठीक है. Hi, Itika, and I guess you're a new student, so welcome to Shiv Batch. I'm Hitesh Gupta, your physics educator. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू ऑन. आगे क्या हुआ था. तो इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ हमारे पास एक और फॉइल था विच वॉज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन. फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो जनरली ZnS से बनता है. ZnS विच इज जिंक सल्फाइड से बना करता था. ठीक है, तो होता क्या था, जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से आके इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करता है तो फिर वो यहाँ पे आके अनडिविएटेड पास आउट होके इस फॉइल को स्ट्राइक करता था. जैसे ही वो इस मटेरियल को स्ट्राइक करता है विच इज मेड ऑफ ZnS, एक स्पार्क जैसा हमें दिखता था. ठीक है, एक स्पार्क जैसा नोटिस किया जाता था. तो उसी स्पार्क को नोटिस करते हुए काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिखे थे. उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखने वाले हैं. ओके, तो होता क्या था, इफ वी जूम इन एंड इफ वी टेक अ क्लोजर लुक एट द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन, यहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, दीज आर माई अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे आ रहे हैं एंड दिस इज माई फॉयल. ये मेरा फॉयल था. फॉयल मेरा बना था गोल्ड का, तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर गोल्ड के एटम्स रहते थे. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास थे गोल्ड के एटम्स एंड एटम्स के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस होते ही थे. तो दिस वाज द न्यूक्लियस एंड दिस वाज द होल एटम एंड और यहाँ पे शेल्स थे एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड बाकी सब थे. ओके, तब होता क्या था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आता था, ज़्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली रहता था. इट वाज एन एम्प्टी स्पेस. तो फिर ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्रेट ऐसे निकल जाते थे अनडिविएटेड. लेकिन वन अल्फा पार्टिकल अमॉन्ग मैनी थाउजेंड ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो जाता था. क्यों डिविएट होता था? क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आता था, वो यहाँ पे आके इस न्यूक्लियस के पास जैसे ही आता था तो फिर वो यहाँ से रिपेल हो जाता था और वो डिविएट हो जाता था. तो दिस वॉज द रीजन फॉर द डिविएशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स. And 1 in 20,000 alpha particles approximately used to return back due to the force of repulsion which was caused due to the nucleus of the gold atom. ठीक है, तो this was the reason for the deviation. इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है कि डिविएशन क्यों होता था? इज इट क्लियर? क्लियर है? डिविएशन का रीजन क्लियर है? पॉइंट टू बी नोटेड इज एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली रहता था. अगर न्यूक्लियस बस इतना रहता था एंड दिस होल रीजन यूज्ड टू बी एम्प्टी स्पेस इन एन एटम. ठीक है, तो इसके वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे निकल जाते थे अनडिविएटेड. कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के एकदम करीब रहते थे ना, दे यूज्ड टू कम ओवर हियर एंड देन दे यूज्ड टू गेट डिविएटेड लाइक दिस. ठीक है, बस इतना ही आपको नोट डाउन करना है इसमें. तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ फॉर्मूलाज लिखे गए थे. वो फॉर्मूलाज क्या थे उन्हें देख लेते हैं. देखो, फॉर्मूला नंबर 1 which relates to the number of alpha particles scattered. The number of alpha particles scattered, which is n, is it is inversely proportional to sine to the power 4 theta by 2. थीटा क्या था? थीटा was the angle by which it was deviated. ठीक है, थीटा is the angle of deviation. यहाँ पे लिख देता हूँ, angle of deviation. So n is inversely proportional to sine to the power 4 theta by 2. This was the number of alpha particles scattered. ठीक है, theta is the angle of scattering और the angle of deviation आप लिख सकते हो. Either one is fine. ठीक है, उसके बाद जो हमने नोटिस किया था that was distance of closest approach. अब distance of closest approach को हमने अप्रोच कैसे किया था इसे देख लेते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ऐसे हमने अप्रोच किया था कि हमने माना था कि यहाँ पे हमारे पास एक गोल्ड का एटम है. दिस इज गोल्ड का एटम. ओके, ये हमारा एक गोल्ड का एटम है. ठीक है, तो ये हो गया उसका शेल और यहाँ पे हो गया गोल्ड एटम का न्यूक्लियस. ठीक है, ओके, तो दिस वाज द गोल्ड एटम का न्यूक्लियस. मान लेते कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर इज Z. ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज E. तो दिस वाज द टोटल चार्ज ऑन द गोल्ड एटम. ओके, दिस वाज द टोटल चार्ज ऑन द गोल्ड एटम. टोटल चार्ज ऑन द गोल्ड एटम. ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ से हमारे पास आता था एक अल्फा पार्टिकल जो कि यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है एंड ये न्यूक्लियस से एकदम अलाइंड है. तो फिर जैसे ये अलाइंड रहता था, फोर्स ऑफ रिपल्शन आता था. अब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाता था. कैसे? वो यहाँ तक आता था एंड फिर वो अपना एक यूटर्न ले लेता था और फिर वो वापस हो जाता था. तो फिर यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के पास था काइनेटिक एनर्जी. जैसे ही वो ज़्यादा करीब आ रहा है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होते जा रहा है. ओवर हियर द काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग. काइनेटिक एनर्जी कम होता है और फिर इस पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है. जैसे ही वो रुक जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी अब 0 हो जाता है.
यानी कि जो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी था उसका हुआ क्या, यहाँ पर तो इसके पास है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। तो फिर ये क्यों होता था, यहाँ पर जो कंप्लीट एनर्जी था विच वॉज द काइनेटिक एनर्जी, वो होता क्या था, इट वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन दिस पोटेंशियल एनर्जी वॉज अगेन बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से वेलोसिटी उसका कम रहता था, और फिर वो जैसे ही दूर जाता था वेलोसिटी बढ़ते जाता था। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो दिस वाज द बेसिक थिंग। ओके ओके, इतना क्लियर है? तो दिस वाज द वे वी अप्रोच्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इर्तिका, यहाँ क्लास कब और किस वक्त होती है सर? इर्तिका, मैं आपको बता दूं कि ये शिव बैच है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग 3 मंथ के अंदर नीट का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लास के टाइमिंग्स के अपडेट चाहिए तो फिर यू विल हैव टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप जो शिव बैच के नाम से है। यू कैन सर्च फॉर शिव बैच एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, एंड देन यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इसके साथ ही साथ यू कैन if you need something more, you can join the personal mentorship program which is also available on our platform. Okay, नमस्ते बाबा टिल्लू। ओके ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर थम्स अप दो, देन विल मूव अहेड टू द फॉर्मूलाज। क्लियर है? ओके, विल मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड? सबके थम्स अप चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ठीक है, सबके थम्स अप मिल गया। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूलाज। तो फिर मैंने जो लॉजिक बोला उसमें मैंने कहा क्या कि अल्फा पार्टिकल के पास था इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, फिर वो जैसे ही न्यूक्लियस के पास आता था तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पर उसके पास रहता था पोटेंशियल एनर्जी, फिर सारा पोटेंशियल एनर्जी यूज टू कन्वर्ट बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसी लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। गाइस चैट सेक्शन में ज़्यादा टाइम पास मत करो, पहले पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? क्लास पे फोकस करो। क्लास के एंड में लास्ट के 10 मिनट्स में आपको दे दूंगा, फिर यू ऑल कैन टॉक टू ईच अदर एंड कम्युनिकेट जो भी आपको करना है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ठीक है। ओके फातिमा कुछ करे, गुड इवनिंग भैया, मेरे बैच में लॉक लग गया है जबकि मैं सब्सक्रिप्शन ले चुकी हूँ और टेस्ट भी अनलॉक। फातिमा, ऐप में आई गेस फ्यू ग्लिचेस आ रहे होंगे। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ऐप अभी अपडेट के अंदर है, ठीक है, इट्स बीइंग अपडेटेड। तो फिर कल सुबह तक एवरीथिंग मस्ट बी सॉर्टेड आउट, कल सुबह एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड आउट। ओके, आपका इशू मैंने शेयर कर दिया था टू आदित्य भैया, तो फिर ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर इशू। ओके, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। Fatima, your issue has been told to the technical staff and they are taking care of it. So don't worry about it. Okay? ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो मैंने कहा था कि उसी के बेसिस पे हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है? तो फिर उसे कैसे डिराइव करना है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। हमें ये पता है कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था इट वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था इट इज कंप्लीटली बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। R is the distance between the two charges। तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E। 2E is the charge of an alpha particle, ये हमेशा याद रखना, ओके? इंटू ZE। ZE is the total charge present on the gold atom, ठीक है, डिवाइडेड बाई R0। R0 is the distance of closest approach। यहाँ से जब वो यू टर्न लेता है ना तो फिर ये जो डिस्टेंस बनता है ना R0, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके गाइस, चैट सेक्शन पे फालतू बात मत करो, प्लीज फोकस ऑन स्टडीज अभी। ओके
फोकस ऑन स्टडीज अभी, ठीक है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज आल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो डिस्टेंस बनता था दोनों के बीच में, दिस वाज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि आर नॉट था। तो फिर इसी को हम लोग डिराइव करेंगे। हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2e व्हिच इज चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इनटू ZE व्हिच इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द गोल्ड एटम डिवाइडेड बाय आर नॉट। आर नॉट क्या था? आर नॉट वाज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फिर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आर नॉट जो है इट इज इक्वल टू 2 इंटू ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के क्या है? के इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? इज इट फाइन? समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो गाइस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्लीज बी ओपन एंड आस्क मी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। ओके, तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार के याद करना है? अगर आप रट्टा मार के याद कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आपसे रट्टा नहीं मारा जाएगा तो फिर दी बेस्ट अप्रोच इज टू अंडरस्टैंड द वे दैट द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है मैंने, तो फिर आप भी बैठ के खुद डिराइव कर सकते हो एंड आपको ये लंबा चीज याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर, आई हैव वन डाउट सर। जी पूछिए बाबा, आपका जो भी डाउट है पूछिए, विल एड्रेस इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो लोग इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें जो है उन दोनों चीज़ों पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो फिर ध्यान से देखना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। The perpendicular distance of the velocity vector of an alpha particle from the center of the nucleus is known as impact parameter. ये था impact parameter, okay. Whereas distance of closest approach is the distance of the closest approach between the alpha particle and the nucleus of the atom. Whereas impact parameter is the perpendicular distance. इस चीज पर ध्यान देना. It is the perpendicular distance of the velocity vector of an alpha particle from the center of the nucleus. तो फिर इस चीज पर ध्यान देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट एक्चुअली मींस, ठीक है। एक सेकंड सर, कितना सिलेबस हो गया और क्लास कब कब से होती है? बाबा टिल्लो, अगर आपको इसका अपडेट चाहिए तो फिर यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि क्लास कब स्टार्ट होता है एंड उसके साथ साथ आपको टाइम टेबल भी वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, टाइम टेबल आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि है शिव बैच के नाम से। You can search for Shiv Batch and you can always join the Telegram group. वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके ठीक है, तो लेट्स फोकस बैक ऑन द टॉपिक विच वी वर स्टडीइंग। तो फिर हम लोग पढ़ रहे थे इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ पर मेरे पास है मेरा गोल्ड फॉयल का एटम, जिसके ऊपर टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस इज ZE, ठीक है। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द गोल्ड एटम, ठीक है। यहाँ से आया मेरा अल्फा पार्टिकल, ओके। तो ये रहा मेरा अल्फा पार्टिकल जो इनिशियली ऐसे जा रहा है एंड देन वो डिविएट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो फिर अगर मैं पूछूंगा इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या? इट इज द वेक्टर ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मेरा अल्फा पार्टिकल इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो फिर मेरा वेलोसिटी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मेरा एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे एंड दिस इज द एक्सिस जिसके ऊपर मेरा एटम का न्यूक्लियस है। तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है ना, जिसे मैं बी लिख रहा हूँ, दिस इज माय इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो दिस इज माय अदर अल्फा पार्टिकल, दिस इज माय सेकंड अल्फा पार्टिकल जो कि ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में एंड देन वो क्लोज आके रिपल्शन के वजह से यहाँ से वो डिविएट हो जाता है। ओके तो फिर यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द एक्सिस अलोंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे मैं बी लिख रहा हूँ, दिस इज माय इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, दिस इज माय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
समझ में आया? क्लियर है? तो दिस वॉज माई इम्पैक्ट पैरामीटर एंड दिस इज माई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? अगर डिफरेंस क्लियर है तो फिर सीसी या फिर थम्स अप कुछ भी लिख दो एंड देन आई विल गेट इट, देन विल मूव अहेड। So this was the difference between impact parameter and distance of closest approach। इसी चीज़ में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके ठीक है, थम्स अप मिल गया, विल मूव है। तो फिर इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग लिखते हैं d इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, इस चीज़ को आप अगर याद नहीं भी रखोगे तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि नीट के ऊपर इस फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। अगर आपसे याद नहीं होता ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, देन इट्स टोटली फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चल वी मूव अहेड, आगे बढ़े, जहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो विल मूव अहेड। तो अब हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो मतलब क्या है, मान लो ये मेरा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इस न्यूक्लियस, एक और ड्राइंग बना देते हैं यहाँ से, ये मेरा न्यूक्लियस है, समझ लो। ठीक है, तो फिर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मेरा जो ऑर्बिट बनेगा जो कि इमेजिनरी होगा, ठीक है, ये ऑर्बिट इमेजिनरी रहता है, एक सर्कल के शेप में रहता है, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्बिट के अलावा वो ऐसे रिवॉल्व करता है, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो दिस वॉज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स व्हिच आल्सो नोन एज ऑर्बिट्स और शेल्स। तो दिस वॉज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, मुझे ये पता है कि जब मेरे पास न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पर आगे दो इक्वलेंट यहाँ पर आगे दो ऑपोजिट चार्जेस, ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जेड ई क्या है, जेड ई इज द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा जेड ई इंटू ई, या फिर z इंटू ई स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो फिर एक और फोर्स एक्ट करता है। वो कौन सा फोर्स होता है, बताओ 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 बताओ। 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का बेसिक्स है ये। when any particle is moving in a circular path, there is an additional force which acts on it। वो फोर्स क्या होता है वो मुझे बताओ बस। वो फोर्स क्या था, मुझे बस वो जानना है, वो मुझे बताओ बस। कहाँ गया भाई वो शीट, एक सेकेंड गाइस, अच्छा यहाँ पे। वो फोर्स क्या था बताओ। बिल्कुल सही, इट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे यार बारिश शुरू हो गई सडन से, मैं कर्टन्स लगा देता हूँ, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत होगा। अब आई गेस बैकग्राउंड नॉइज कम हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जागृति, ममता, डोरमी, प्राची, टिल्लू, लिप्ति, बिल्कुल सही। इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि एक जगह पे एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग ओवर हियर। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, यानी कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो फिर यहाँ से ये जो फॉर्मूला है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इट इज आल्सो इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। ठीक है,
Force of attraction is also equal to the centripetal force when an electron is moving in a circular path. We'll move ahead. Okay, ठीक है. Point number 2. Point number 2 ये कहता है कि the angular momentum of an electron is always quantized. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mvr is equal to nh by 2 pi, where n is any integer. Generally, it is the shell number. First shell, second shell, third shell होता है ना, that represents n. So mvr is equal to nh by 2 pi. ये second फॉर्मूला आपको याद रखना है. Okay. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये कहता है when electronic transitions take place from a higher energy level to a lower energy level, it always emits electromagnetic radiation. इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूंगा. ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास है न्यूक्लियस, ये हो गया मेरा फर्स्ट शेल, समझ लो. दिस इज माय सेकंड शेल एंड दिस इज माय थर्ड शेल. ओके, तो मान लेते कि मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है विच इज इन माय थर्ड शेल. ठीक है, ये 3, 2 and 1 हो गया. ओके, मान लेते कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में, वो थर्ड शेल से लेके फर्स्ट शेल में आ रहा है. ये जंप कर रहा है फ्रॉम द थर्ड शेल टू द फर्स्ट शेल. ओके, तो फिर जब मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आता है ना, तो फिर यहाँ पे एनर्जी चेंज होता है. क्यों होता है एनर्जी चेंज? क्योंकि हर एक शेल के बाद उसका एक सर्टेन एनर्जी एसोसिएटेड रहता है. जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे आपका एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही आप न्यूक्लियस के पास आओगे आपका एनर्जी घटेगा. ओके, तो फिर जो शेल न्यूक्लियस के पास होता है उसका एनर्जी कम होता है, और जो शेल न्यूक्लियस से दूर रहता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है. ओके, ठीक है. तो फिर जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफर लेगा ना, या फिर वो ट्रांजिशन लेगा फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लूज करेगा. ये जो एनर्जी लूज करता है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एमिट होता है. ओके, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड विच इज E2 minus E1 इज इक्वल टू h म्यू. h म्यू क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? एक सेकेंड, बैकग्राउंड नॉइज बारिश की वजह से आ रहा है. मैं ट्राई करता हूँ कि कम कर पाऊँ. Now is it fine? अब आई गेस बैकग्राउंड साउंड कम हो गया होगा. ठीक है, तो फिर वापस आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. ठीक है, तो फिर जब मेरा इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो फिर एनर्जी डिफरेंस आता है, यानी कि वो एनर्जी लूज कर रहा है. जो एनर्जी लूज कर रहा है, किस फॉर्म में वो निकल रहा है एनर्जी? वो एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है. और ये जो रेडिएशन होता है, इसका एनर्जी क्या होगा? इसका एनर्जी होगा h म्यू. म्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ व्हिच इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो यहाँ से E2 minus E1 इज इक्वल टू h म्यू. ठीक है, E2 is the energy of the higher energy orbital and E1 is the energy of the lower energy orbital. जो शेल न्यूक्लियस के पास रहता है उसका एनर्जी कम रहता है, जो शेल न्यूक्लियस से दूर रहता है उसका एनर्जी हायर रहता है. ओके, तो फिर दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस विल गिव मी द एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके ग्रेट. ठीक है, कीर्तिका, प्राची, जागृति, डोरमी, चलो बिल्कुल सही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट. मान लो कि ये मेरा न्यूक्लियस है. ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट. तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसी चीज़ पर ध्यान देते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे अब. तो हियर वी हैव पेन का इंक चेंज. हाँ, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट कैन बी एनी ऑर्बिट. ठीक है, तो फिर अब देखो, मुझे ये पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स मेरा होता है mv²/r. ठीक है, और मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा 1/4 π ε0 इंटू Z E इंटू E डिवाइड बाई r².
ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से 1/4πε0 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε इंटू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन प्रीवियसली फ्रॉम दी सेकेंड पॉस्टुलेट हमें ये पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π, इसी चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π, यानी कि वी जो कि वेलोसिटी होता है इट इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2π इंटू एम आर। तो फिर यहाँ पर मुझे मिल गया वेलोसिटी का टर्म, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल। तो फिर ये वेलोसिटी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जो जहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये वेलोसिटी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फिर बन जाएगा z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर मैं कॉमन टर्म्स को निकाल दूंगा जो कि हो जाएगा 4 एंड 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक r और r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ से एक पाई और पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एंड में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से एक m और m स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा z इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई पाई m r। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया है और मुझे चाहिए रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट विच इज द nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे मेरे पास है रेडियस का टर्म, तो फिर यही रेडियस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, आर एन इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई m z इंटू ई स्क्वायर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट। यहाँ पे n क्या है? n इज एनी इंटीजर, n is any integer which can be 1 2 3 4. This signifies the shell number or the orbit number। अब मैं लिख देता हूँ shell number or the orbit number। क्लियर है? क्लियर है? तो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनी शेल। अगर मुझे सेकेंड शेल का रेडियस कैलकुलेट करना है तो फिर मैं यहाँ पे n के बदले 2 पुट कर दूंगा। अगर मुझे थर्ड शेल का रेडियस कैलकुलेट करना है तो फिर मैं यहाँ पे n के बदले 3 पुट कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ से रफली मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। z क्या है? z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड n इज द शेल नंबर। ठीक है, अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो, Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम्स। आपको ये पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को याद रख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, तो फिर आपका टाइम बचाएगा कि Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एन इज द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर शेल और द ऑर्बिट। एंगस्ट्रॉम में आपको आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर है? जैसे अगर क्वेश्चन में से पूछा गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मुझे इतना पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट शेल के लिए n का वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो फिर या तो मैं ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जहाँ पे काफी सारे टर्म्स है, या फिर मैं ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू इज 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई z जिसका वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1, जो कि हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। So this is the radius of the first shell of an atom of hydrogen। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, हम सब दे दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, इसे याद रखना, आपका टाइम बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, काफी टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम के टाइम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कैसे हमने रेडियस कैलकुलेट किया था। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। ओके,
भैया इस टॉपिक के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। द सैड ट्रुथ इज यस जागृति, आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मूलाज। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आप ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो कि आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, आप इसे याद रख लेना, टाइम बच जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। लेकिन क्या आपको फॉर्मूलाज याद रखने, फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। यू कांट हेल्प दैट। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेलोसिटी v हमने देखा था कि, एक सेकेंड, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये तो हमें पता ही है। तो फिर यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगा एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एम आर, बेसिक सी बात है। तो फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था आर का वैल्यू विच इज रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। रेडियस हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज में पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से जब मैं रेडियस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एम एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम जेड इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, ओके टेल्लू साहब, मैं दे दूंगा इसके फॉर्मूलाज, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ओके, फिर यहाँ से अगर मैं सारे कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई divided by 2 epsilon naught into nh. This is the velocity for any electron in any shell. जहाँ पर n is the shell number, z is the atomic number. Okay, clear है? So this is the formula for velocity. ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस, दिस माय फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। मान लेते हैं ये सब सोडियम का है, Na सोडियम का है। ठीक है, सोडियम के शेल रही वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। यानी कि अगर ये मेरा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल है, जैसे ही शेल नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा इन दी फर्स्ट शेल वो ज्यादा स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगा कंपेयर टू अनदर इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में होगा, वो कम स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। ओके, क्लियर है? Vn is directly proportional to Z and inversely proportional to N. Z is the atomic number, N is the shell number. ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। Vn is equal to Z by N into C divided by 137। यहाँ पे C क्या है? C is the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 into 10 to the power 8, एंड यहाँ पे 137 नंबर है। Z is the atomic number, N is the shell number। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसे मैं क्लियर से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। Vn is equal to Z by N into C divided by 137। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, आपका टाइम बच जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको एक और सिंपल फॉर्मूला चाहिए, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.18 into 10⁻6 into Z by N, आप ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि C by 137 एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा जिसका वैल्यू होता है 2.18 into 10⁻6। तो यहाँ से या तो आप इसे याद रख लो या फिर आप इसे याद रख लो। Vn is equal to 2.18 into 10⁻6 into Z by N। Z is similar atomic number, N is the shell number। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है ना? आगे बढ़ो, कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एनर्जीज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है एंड टोटल एनर्जी भी रहता है, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं एट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व करता है। तो फिर ध्यान से देखो, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसे कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूँ, देखो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अली सर, ओके फाइन। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट इज इन मोशन। अब वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में तो हो गई, इन अ सर्कुलर मोशन। तो जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है, इट इज इन मोशन, तो फिर इसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। जो काइनेटिक एनर्जी होगा इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो फिर यहाँ से वेलोसिटी तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, यहाँ पे देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यही वेलोसिटी मैं यहाँ पुट कर दूंगा वेलोसिटी के वेलोसिटी स्क्वायर में। तो फिर अगर मैं वेलोसिटी को पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का टर्म ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो फिर इसे अगर मैं वापस सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। इसे अगर मैं वापस सिंप्लीफाई कर दूंगा मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। Z is the atomic number, E is the charge of an electron, epsilon naught constant value होता है, N is the shell number, H is Planck's constant। ओके, तो ये था फॉर्मूला। टेंशन मत लेना, इसे याद रखने का मैं सिंपल ट्रिक बता दूंगा। ओके, तो टेंशन मत लो, एक चीज को आप याद रखोगे तो फिर बाकी चीज भी आपसे याद हो जाएगा। मैं ट्रिक बता दूंगा एंड में। ओके, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 by R। Q1 is the first charge, Q2 is the second charge, R is the distance of separation between the two charges। ठीक है, फिर यहाँ से Q1 हो जाएगा चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ द पर्टिकुलर एटम, जो कि होगा एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ze हो जाएगा। एंड Q2 विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि होगा E। तो फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze इंटू E डिवाइड बाई R। R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Z E² डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बन रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है? दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि मेरा न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरा नेगेटिव साइन आता है। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ओके, तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² डिवाइड बाय R है ना, रेडियस का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस फॉर्मूला में, तो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव M इंटू Z² E टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो। क्या लैग कर रहा है? मुझे बस मेक श्योर करना है लैग तो नहीं कर रहा ना। मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये तो फ्रीक्वेंट मतलब फ्लुएंटली स्पिन हो रहा है ना, इट्स नॉट लैगिंग ना, कोई लैग तो नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको देने वाला हूँ ट्रिक टू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो, द ट्रिक इज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे यूज करना है? पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू -2 इंटू वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक चीज को याद रखूंगा, या तो आप काइनेटिक एनर्जी को याद रखो या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को याद रखो। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को याद रख रहे हो तो फिर उसे अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को याद रख रहे हो तो फिर अगर आप -2 से डिवाइड कर दोगे आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक। ओके, इसे यूज करके दिखा देते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये है वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसे मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर क्या होगा देखते हैं। -2 एंड यहाँ से 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m Z² E टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। इज दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? आप खुद देख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी M इंटू Z² E टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर।
which is exactly matching with this. तो ऐसे याद रखना. क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े. तो दिस वाज द सिंपल ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को याद रखने के लिए. कोई भी एक चीज को याद रख लो, दोनों याद हो जाएंगे इवेंचुअली. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है. तो फिर अब जो टोटल एनर्जी होगा इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये हो जाएगा के प्लस पीई. ठीक है, तो फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू. लेकिन मेरा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ जाएगा. तो फिर यहाँ से टोटल एनर्जी इन एनी शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बिकम माइनस ऑफ एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव है. नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये इक्वेशन आपको दे देगा. इसे कैसे याद रखना है? सिंपल मेथड, बस एक लाइन आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. बस ये एक लाइन आप याद कर लो, तीनों फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे. पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. ओके, एंड टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला इट इज इक्वल टू नेगेटिव एन जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है तो थम्स दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेगेटिव साइन सिग्निफाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दो. Z इज द एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद M is the mass of an electron, epsilon naught is constant, N is the number of the it is the number of the particular shell or the orbit, h square is the Planck's constant. ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर हम लोग n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल ऑफ द एटम. ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. कैसे? मैंने क्या कहा? Potential energy is equal to negative 2 times of kinetic energy, which is also equal to 2 times of total energy. अगर आप बस इस सेक्शन पे ध्यान दोगे तो फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि negative 2 times of kinetic energy is equal to 2 times of total energy. अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर यहाँ से नेगेटिव सिंबल आप हटा दो, 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. ओनली मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है, नॉट सिंबल वाइज, ओनली मैग्नीट्यूड वाइज. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी. ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो इन सॉल्विंग क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी शेल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे जेड स्क्वायर क्या है? जेड स्क्वायर इज द एटॉमिक नंबर एंड एन स्क्वायर इज द शेल नंबर. ओके, ठीक है, तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि लेट्स से व्हाट इज द एनर्जी फॉर द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आंसर क्या होगा बताओ? Energy of second shell of hydrogen atom. बताओ क्या होगा आंसर? एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? इसके साथ ही साथ ये भी होता कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम. E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू दोनों मुझे चाहिए. बताओ, सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर? बताओ बताओ, E1 एंड E2 का वैल्यू क्या होगा फॉर एन हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे E1 इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, E2 इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल. कैसे कैलकुलेट करना है? मुझे ये पता है कि En इज इक्वल टू नेगेटिव 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट शेल का वैल्यू चाहिए तो फिर सिंस यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव 13.6 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जिसका वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1. क्यों? बिकॉज इट इज फर्स्ट शेल, तो 1 होल स्क्वायर विच इज अगेन 1 इटसेल्फ. तो बेसिकली E1 हो जाएगा नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है,
बिल्कुल सही प्राचीन। तो फिर अब अगर मुझे E2 चाहिए विच इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल, Z का वैल्यू तो सेम होगा सिंस एटम सेम ही है, हाइड्रोजन एटम ही है। N का वैल्यू चेंज हो जाएगा, N विल बिकम 2 ओवर हियर, तो 2 का होल स्क्वायर विल बिकम 4, तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4 जो कि होता है 3.4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अब हम लोग विजुअलाइज करते हैं थोड़ा। ये मेरा न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल। फर्स्ट शेल का एनर्जी नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड शेल का एनर्जी नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगा, लेकिन आप बोलोगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो यहाँ पे एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल है, यानी कि ये ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव होना यानी कि ज़्यादा बढ़ना, यानी कि एनर्जी यहाँ से जब मैं दूसरे शेल में जा रहा हूँ विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मेरा एनर्जी बढ़ते जा रहा है ना कि कम हो रहा है। ओके, so this also is signified through this formula। ठीक है, हाँ, अब सबके आंसर्स आ रहे हैं। जागृति बिल्कुल सही, ममता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या आप सबको समझ में आया कि जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी जो है वो कम नेगेटिव होते जाएगा। कम नेगेटिव का होना इसका मतलब ये भी कि ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। सिंस दी फर्स्ट शेल का एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड शेल का एनर्जी होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कम नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर इसका एनर्जी कम होगा और इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे ही मैं न्यूक्लियस से दूर जाऊंगा एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर शेल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, और ये रहा आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, ओके, ठीक है, थम्स अप मिल गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अब विल मूव ऑन टुवर्ड्स एनर्जी लेवल डायग्राम। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम के पास काफ़ी सारे शेल है, दिस इज शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल है। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं पर्सनली कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 3 शेल के एनर्जीज प्लीज याद रख लो फॉर हाइड्रोजन एटम। टाइम आपका बच जाएगा एनर्जी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। ठीक है, तो फिर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो और -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख लो। याद नहीं रखोगे तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम चल जाएगा। अगर आपको ये मेमोराइज है तो फिर आपका टाइम बच जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो जाता है -m(z²e⁴ 8 ε0² n²h²। जहाँ पे अगर ये एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो फिर एनर्जी डिफरेंस होता है। कैसे, ये अगर मेरा शेल नंबर 1 है और ये शेल नंबर 2 है, तो फिर शेल नंबर 1 का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शेल नंबर 2 का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में जा रहा है, यानी कि वो एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज बीइंग एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फिर ये जो वेव है इसका जो एनर्जी होगा ऑफ द पर्टिकुलर वेव वो होगा h म्यू। यहाँ पे h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से E2 - E1 इज इक्वल टू h म्यू, लेकिन E2 का टोटल वैल्यू क्या होगा, इट विल बी n²e⁴ डिवाइड बाय 8 ε0 n h² इंटू n2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे E1 का वैल्यू ये हो जाएगा, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल। यहाँ पे ये हो जाएगा hc/λ। कैसे, ये hc/λ कैसे, यहाँ पे h म्यू है ना, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मुझे ये पता है कि v इज इक्वल टू f लैम्डा, फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट विच इज c डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ से दिस होल टर्म इज इक्वल टू hc/λ। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस पूरे टर्म को कॉमन ले लूँगा दोनों इक्वेशन से, तो बचेगा m into e⁴ z² divided by 8 ε0² h² into 1/n1² minus 1/n2 whole square is equal to hc/λ। यहाँ पे n1 n2 क्या है, n1 is the first shell, n2 is the second shell। ओके, n2 का वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू n1। क्यों, क्योंकि n1 is the first shell, या फिर मैं कह सकता हूँ इनिशियल शेल है। अगर वो फिफ्थ शेल से सेकेंड शेल में आ रहा है तो फिर n1 हो जाएगा मेरा फिफ्थ शेल विच इज माई इनिशियल शेल, एंड n2 हो जाएगा मेरा सेकेंड शेल विच इज माई फाइनल शेल। ओके, ठीक है,
ओके, तो फिर यहाँ से 1 बाई लैम्डा हो जाएगा m इंटू ई पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब c इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो फिर ये जो पूरा वैल्यू है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। कैसे कैसे कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि वापस एक कांस्टेंट वैल्यू है, 8 एक कांस्टेंट नंबर है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, h कांस्टेंट वैल्यू है, c कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा विद देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज, तो फिर मुझे एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग्स कॉन्स्टेंट, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ से लैम्डा क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 बाई आर जेड स्क्वायर इंटू इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर लोगे। ओके, क्लियर है। आर का एग्जैक्ट वैल्यू होता है m इंटू ई टू पावर 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू c, जो कि होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। आपको एक शॉर्टकट चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन शॉर्टकट चाहिए सॉल्व करने के लिए, या फिर आप इस सी फॉर्मूला को यूज करने में ठीक है। Do you guys want a shortcut while solving questions, or do you want to use this whole big formula? सही है शॉर्टकट। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। दो शॉर्टकट वैल्यूज है, दोनों में बता देता हूँ। शॉर्टकट नंबर 1 बाई आर का वैल्यू जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम्स। 1 बाई आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप 912 एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हो। ये वैल्यू ले लो या फिर ये वैल्यू ले लो, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है। सेकेंड शॉर्टकट इज लैम्डा is equal to 12400 divided by energy in electron volt. This is the energy of the radiation emitted. इसका आंसर आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम्स में। क्लियर है। These are your two formulas, शॉर्टकट फॉर्मुलाज जो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम बच जाएगा आपका। समझ में आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो एनर्जी आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, और जो आंसर आपको मिलेगा लैम्डा ये आपको मिलेगा इन एंगस्ट्रॉम्स ओनली। ठीक है। और जो 1 बाई आर का वैल्यू इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम्स। 911 या फिर आप 910 भी ले सकते हो, या फिर आप 912 भी ले सकते हो। जिस भी वैल्यू के साथ आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, यू कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, ईजी है। आगे बढ़े। स्मार्ट बोर्ड पे बता, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। 1 बाई आर का वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम्स, या फिर 912 एंगस्ट्रॉम्स, या फिर 910 एंगस्ट्रॉम्स, जो भी ईजी होगा वो आप ले लेना। ठीक है। एंड लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल गिव योर आंसर इन एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है। तो दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो, शॉर्टकट फॉर्मूला बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सीरीज। तो फिर आप देखो, पहले सीरीज समझा देता हूँ कि सीरीज होते क्या है। ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, वैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है। शेल नंबर 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन 5th शेल से लेके 2nd शेल में आ रहा है। ठीक है। और फिर मेरा एक और इलेक्ट्रॉन 4th शेल से लेके 2nd शेल में आ रहा है। तो फिर अब यहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बिटवीन टू शेल्स, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है। 5th शेल का एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू 4th शेल, और 4th शेल का एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू 2nd शेल। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी 2nd शेल में आ रहा है, और जो 2nd इलेक्ट्रॉन है वो भी 2nd शेल में आ रहा है। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, एनर्जी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एमिट होगा इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो फिर ये जो वेव्स एमिट हो रहे हैं ना, इन्हीं वेव्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया था, जिसे हम लोग सीरीज कहते हैं।
तो फिर देखो वो सीरीज क्या थे, पहला था लेमन सीरीज, जहाँ पे n1 का वैल्यू 1 होता है एंड n2 का वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है टिल इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लो फर्स्ट शेल है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से लेके फर्स्ट शेल में आ रहा है, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से लेके फर्स्ट शेल में आ रहा है, अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन फर्स्ट शेल है, तो फिर जो वेवलेंथ एमिट होगा इट विल फॉल अंडर द लेमन सीरीज। ठीक है, तो दिस वाज लेमन सीरीज, और लेमन सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ था इट वाज ऑफ यूवी वेवलेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था बार्नर सीरीज, जहाँ पे n1 का वैल्यू 2 था एंड n2 का वैल्यू 3 4 5 6 इन्फिनिट तक था। इसका मतलब क्या था, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल, मान लो सेवन्थ शेल से लेके सेकेंड शेल में आ रहा है, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन सिक्स शेल से लेके सेकेंड शेल में आ रहा है, अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन शेल नंबर 2 है, तो फिर जो वेवलेंथ एमिट हो रहा था इट यूज्ड टू फॉल अंडर द बार्नर सीरीज, एंड बार्नर सीरीज इज रिलेटेड टू विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बार्नर सीरीज के अंदर n1 का वैल्यू 2 होता था एंड n2 का वैल्यू कैन बी 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड बार्नर सीरीज वाज द फर्स्ट सीरीज टू बी नोटिस्ड, फर्स्ट सीरीज टू बी नोटेड। किसी को पता है कि क्यों, किसी को पता है कि क्यों बार्नर सीरीज वाज द फर्स्ट सीरीज टू बी डिस्कवर्ड या फिर नोटिस्ड? एनी गेसेस? बताओ, एनी गेसेस कि व्हाई यू थिंक दैट बार्नर सीरीज वाज द फर्स्ट सीरीज टू बी नोटिस्ड? हाँ बिल्कुल सही प्राची, विजिबल रीजन में होता है। इसका रीजन था बिकॉज इट फॉल्स अंडर विजिबल रीजन, एंड विजिबल रीजन वो रीजन है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप देख सकते हो, जो कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हो जाते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज, वायलेट कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फिर थर्ड सीरीज था पैशन सीरीज। पैशन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 3 होता था एंड n2 का वैल्यू 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से लेके थर्ड शेल में आ रहा है, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन नाइन्थ शेल से लेके थर्ड शेल में आ रहा है, अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन थर्ड शेल है, तो फिर जो वेवलेंथ एमिट होता था इट यूज्ड टू फॉल अंडर द पैशन सीरीज, which was again related to infrared radiation। तो IR रीजन के अंदर आता था आपका पैस्टन सीरीज। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 4 है, n2 का वैल्यू 5 6 7 है। इट ऑल्सो लाइड अंडर द इंफ्रारेड रेडिएशन रीजन। फिर आता था फंड सीरीज विच वॉज अगेन n5 एंड n2 was 6 7 8 9 वैसे इन्फिनिट तक जाता था। दिस यूज्ड टू फॉल अगेन अंडर द इंफ्रारेड रीजन इटसेल्फ। क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है तो थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। We'll move ahead। इसे प्लीज याद रख लेना, ठीक है? हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है इससे। Layman lies under the UV, Balmer lies under the visible, Paschen, bracket and fund all three lie under the infrared radiation region। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले टुवर्ड्स, यहाँ पे आपका एक डायग्राम भी है। मान लो इन्फाइनाइट से भी वो अगर नंबर 1 पे आता है तो फिर इट फॉल्स अंडर लेमन। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फाइनाइट से लेके 2 पे आता है तो इट फॉल्स अंडर बार्मर। अगर वो नंबर 6 से लेके 2 पे आता है फिर भी फॉल्स अंडर बार्मर। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल डेस्टिनेशन सेकंड शेल है, विच फॉल्स अंडर दी बार्मर सीरीज। फिर आता है पैस्टन, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड। The number of spectral lines emitted उसका फॉर्मूला होता है n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2। This is your formula for the number of spectral lines emitted। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, an electron transition takes place from the 7th shell to the 4th shell। What are the number of spectral lines emitted? एक सेकेंड, ये क्या? हाउ मेनी रेडबर्ग कांस्टेंट? रेडबर्ग कांस्टेंट का एक ही वैल्यू होता है विच इज 1/r इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे शो इट यू। The exact value is 1.097 into 10⁻7 meter inverse। This was the exact value for Rydberg's constant। Coming back to the question that I asked, electron transitions take place from the 7th shell to the 4th shell।
व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड? बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या होगा। 7th शेल से लेके 4th शेल में जा रहा है। व्हाट आर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड? बताओ। बताओ बताओ बताओ। 6, बिल्कुल सही। कैसे? देखो, 7 - 4 इंटू 7 - 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 7 - 4 हो जाता है 3। 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाता है 12 डिवाइड बाई 2 विच इज अगेन 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर विच इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो आगे क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड जो कि फायदे में हो सकता है। नियरेस्ट ट्रांजिशन गिव्स अस द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द फारदेस्ट ट्रांजिशन गिव्स अस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं न्यूक्लियस, ये कुछ शेल्स हो गए, दिस इज शेल नंबर 1 मान लो, दिस इज शेल नंबर 6 मान लो, ठीक है, एंड दिस इज शेल नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? नियरेस्ट वन गिव्स द मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि जब नियरेस्ट शेल के बीच में ट्रांजिशन होता है ना, लेट्स से फ्रॉम शेल नंबर 2 टू शेल नंबर 1, तो फिर सेकेंड शेल फर्स्ट शेल के एकदम करीब है, यानी कि इस ट्रांजिशन के दौरान जो वेवलेंथ एमिट होगा इट विल बी मैक्सिमम वेवलेंथ। और जब दूर का ट्रांजिशन होता है तो फिर इन दैट सिचुएशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज एमिटेड। इसका मतलब क्या? अगर मेरा 6th शेल से लेके फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन होगा तो फिर यहाँ पे कम वेवलेंथ एमिट होगा, इट विल बी अ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर लैम्डा मिलेगा, ठीक है। ओके, विल मूव ऑन। छोटा सा पॉइंट था, बस याद रखना। नियर ट्रांजिशन गिव्स अस लार्ज वेवलेंथ and far transition gives us shorter wavelength। ओके, आगे बढ़े। अरे यार एक सेकंड, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लेमन। लेमन सीरीज के अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि लेमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता है 1, यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे मैं से पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो फिर मुझे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या होता है? इट इज द क्लोजेस्ट ट्रांजिशन, यानी कि फर्स्ट शेल के एकदम करीब कौन सा शेल रहेगा? इट विल बी सेकंड शेल, यानी कि जब सेकंड शेल से लेके फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन होगा इट विल गिव मी द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो फिर यहाँ से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड n2 का वैल्यू हो जाएगा 2। इसे आप वापस सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 3/4। लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3r एंड 1 बाई r का जो वैल्यू था इसका वैल्यू था 912 एंगस्ट्रॉम। मैंने बोला था 912 या फिर 911 जो भी ईजी होता है कैलकुलेशन के टाइम आप वो यूज कर सकते हो। पुट करके सॉल्व करेंगे, लैम्डा आपको मिलेगा 1216 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द मैक्सिमम फॉर लेमन सीरीज। अगर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन, फिर क्या होगा आंसर बताओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिटेड फॉर लेमन सीरीज, बताओ। 1216 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, तब आंसर क्या होगा मुझे बताओ। सॉल्व कर लेते हैं। मुझे इतना पता है कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए इसका मतलब मुझे मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। लार्जेस्ट ट्रांजिशन हो सकता है फ्रॉम इनफाइनाइट से लेके फर्स्ट शेल तक, क्यों? क्योंकि ये लेमन चाहिए तो फिर n का वैल्यू 1 होगा इसमें। अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो फिर मुझे मैक्सिमम ट्रांजिशन देखना पड़ेगा विच विल बी फ्रॉम द लास्ट शेल टू द फर्स्ट शेल, जो कि हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके फर्स्ट शेल तक। तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 by 1 minus 1 by infinite का whole square। 1 by infinite का whole square will eventually be 0 and this value will again become 1। तो फिर 1 by lambda is equal to r, या फिर lambda is equal to 1 by r जो कि हो जाएगा 912 एक्स्ट्रा। बिल्कुल सही प्राची। इट इज इनफाइनाइट से लेके 1 जब ट्रांजिशन होगा इट विल गिव अस द मैक्सिमम ट्रांजिशन विच विल गिव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिलेटिव।
जागृति बिल्कुल से, अरे इतना कौन टाइप कर दिया। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर Lyman series occurs when an electron transition takes place from the highest energy level, that is infinite, to the first energy level, that is बिल्कुल सही। Heisenberg, wait, I can't even pronounce this name, it's so long. We'll call you Heisenberg itself, okay? बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, you're absolutely correct। हाँ प्राची, it is 911 और 912 atoms, कोई भी एक वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरेज विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो फिर एक्सरेज के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सरेज होते क्या है, ठीक है? ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है? तो फिर एक्सरेज जनरेट कैसे होता है? तो फिर एक्सरे जब जनरेट होता है उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कैसे होता है? हमारे पास एक ट्यूब रहता है, ठीक है? कुछ वो ट्यूब कुछ ऐसा रहता है, ओके, ग्लास ट्यूब रहता है। यहाँ पे हमारे पास रहता है एक एनोड, दिस इज माई एनोड एंड दिस इज माई कैथोड, ठीक है? तो फिर बेसिकली होता क्या है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथोड से यहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एमिट होते हैं। तो ये मेरा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड से सीधा जाके एनोड को स्ट्राइक करता है। तो फिर इसके दौरान होता क्या है, जैसे ही मेरा एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आता है, तो फिर वो इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। जैसे वो इस एटम के न्यूक्लियस के करीब आता है तो फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिंस मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, सिंस वो मोशन में था, तो फिर अब वो एक सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। जैसे ही वो एक सर्कुलर मोशन में आएगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, जैसे ही वो करीब आएगा इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, यानी कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका कम होते जाएगा। जैसे ही एक्सेलरेशन उसका कम हो रहा है तो फिर इसका एनर्जी भी कम हो रहा है। तो फिर अब जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा विच विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, ये वेवलेंथ जो होगा इट विल बी इन अ कंटिन्यूस मैनर। इस पोजीशन पर भी एमिट करेगा, यहाँ पर भी एमिट करेगा, यहाँ पर भी एमिट करेगा। ये जो वेव्स वो एमिट करेगा ना, दिस फॉल्स अंडर एक्सरेज। इन्हीं वेव्स को हम लोग कहते हैं एक्सरे वेव्स, क्या? तो फिर यहाँ पे जो एनर्जी होगा ऑफ द एक्सरे दैट इज either less than or equal to the initial energy of the particular electron. यहाँ से Ex is less than or equal to E1, या फिर E1 is greater than or equal to hc by lambda, तो फिर lambda is equal to hc by E initial। इस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ हम लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है? lambda is greater than or equal to hc by initial energy, ओके? हाउ मच वेटेज फॉर दिस चैप्टर? एग्जैक्ट वेटेज तो मुझे पता नहीं है, बट रफली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं ईच एंड एवरी ईयर, ओके? तो आप पकड़ सकते हो 4 to 8 मार्क्स रफली आते हैं। 1 to 2 questions come every year from this particular chapter, so roughly you can estimate 4 to 8 marks from this chapter, okay? बेसिकली इस यूनिट से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर कंटिन्यूस एक्सरेज एमिटेड। अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में होता क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे हमारे पास आता है एक न्यूक्लियस, ठीक है? यहाँ पे कुछ शेल्स है हमारे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहाँ से मेरा एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके मान लो कि एक सेकेंड, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। कैसे? ये स्पीड में आएगा, यहाँ से आके इसको ठोकेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा और इनिशियल वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा, यानी कि वेकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस वेकेंसी को भरने के लिए क्या होगा, जो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये नीचे आ जाएगा और इस वेकेंसी को भर देगा, ठीक है? यहाँ पे इस वेकेंसी को भर देगा, फिर यहाँ पे एक नया वेकेंसी बन जाएगा, तो फिर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यानी कि इस वेकेंसी को भरने के लिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहे हैं, हायर शेल टू लोअर शेल, हायर शेल टू लोअर शेल। तो फिर इस ट्रांजिशन के वक्त एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी एमिट होता है। ये एनर्जी जो होता है एक्सरेज के फॉर्म में एमिट होता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। समझ में आया? अलीजा पूछे कब तक लेक्चर रहेगा भैया? जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड द लेक्चर विल एंड। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया चैप्टर, 2 से 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाइसेनबर्ग जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स आल्सो गुड आंसर। जब तक
कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर तब तक लेक्चर चलेगा. दैट्स अ गुड आंसर. ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज. तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हो जाता है के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, एम अल्फा लाइन. इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि फर्स्ट शेल को हम लोग कहते हैं के शेल, सेकेंड शेल को हम लोग कहते हैं एल शेल, थर्ड शेल को हम लोग कहते हैं एम शेल एंड फोर्थ शेल को हम लोग कहते हैं एन शेल. ठीक है, तो फिर जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ नियरर शेल टू द फर्स्ट शेल, उसे हम लोग कहते हैं अल्फा ट्रांजिशन. जब सेकेंड शेल से एक कोई भी ट्रांजिशन होता है उसे हम लोग कहते हैं बीटा ट्रांजिशन. वैसे ही जब फर्स्ट शेल से नेक्स्ट शेल में ट्रांजिशन होता है वो हो जाता है अल्फा ट्रांजिशन. जब दो शेल के बीच में ट्रांजिशन होता है जिनके बीच में एक शेल का गैप है उसे हम लोग कहते हैं बीटा ट्रांजिशन. तो यहाँ से के अल्फा हो जाएगा E2 माइनस E1 जो कि हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा के अल्फा. के बीटा हो जाएगा ई एम माइनस ई के जो कि हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा ऑफ के बीटा. वैसे ही एम अल्फा होता है, एल अल्फा होता है, एल बीटा भी होता है. ठीक है, तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ योर अल्फा बीटा गामा लाइन्स. ठीक है, इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दो. इज इट क्लियर? क्लियर है? एंड विद दैट वी कंप्लीटेड योर एटम्स. तो इससे पहले कि आप लेक्चर एंड कर दो काम आपको करने. टीम को लाइक कर देना अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा मेरा टीचिंग मेथड एंड वे दिस लेक्चर वेंट अहेड, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड लाइक इट. उसके बाद यू कैन, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना ही करना है दैट इज कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग नोडर लिखो. कमेंट हैशटैग नोडर बिकॉज दिस इज आवर ओनली एम कि नीट 2025 तक आपसे फिजिक्स का डर निकाल के रखना है मुझे. ठीक है, हाँ टिल्लू कहो आपको कोई डाउट है तो यू कैन अब कहो कि आपके पास क्या डाउट है. नाउ विल स्पीक अच्छे से. ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है यू कैन लीव द लेक्चर. कमेंट कर देना हैशटैग नोडर. ठीक है, एंड लाइक द लेक्चर. एंड अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है जो आप देना चाहते हो, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. यू कैन गो देयर एंड राइट डाउन योर फीडबैक एंड आई टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर एक्सेप्ट. ओके, that's it for today's lecture guys and all the best. Keep practicing questions and you'll improve in physics. हाँ टिल्लो का आपके पास क्या डाउट था? विल एड्रेस योर डाउट नाउ. डीपीपी आज रात तक आ जाएगी. मैक्स टू मैक्स आज रात 11 बजे तक आ जाएगी आपकी डीपीपी. ठीक है, अरे टिल्लू आई मेंट कि आखिर के 10 में से मेरे साथ बात कर लो. मेरे से अगर आपको कुछ भी जानना है या फिर आपको कुछ भी पूछना है सीरीज के बारे में या फिर कोर्स के बारे में या फिर नीट रिलेटेड आप पूछ सकते हो. इस चीज़ से मैंने कहा था कि एंड के 10 में से हम लोग बात कर लेंगे. ओके ओके प्राची, नोट्स विल बी अपडेटेड. अगर आपको नोट्स चाहिए और उसके साथ साथ डीपीपी चाहिए तो फिर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा. ओके, ठीक है ना. नोट्स, डीपीपी एंड टेस्ट सब आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे. दैट्स इट आई गेस. ओके, वेरी गुड लेक्चर. थैंक यू ममता. अगर आपको और भी कुछ लिखना है द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. प्लीज कमेंट कर देना हैशटैग नोडर. स्ट्रीम अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि आई गेस या तो वेडनेसडे को होगा या फिर नेक्स्ट सैटरडे को होगा. आइदर वन डे. ओके, तो ऑल द बेस्ट. कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई होप दैट यू कीप इम्प्रूविंग इन योर टेस्ट. और अगर टेस्ट में इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर काम डाउन. ये होता है सबके साथ. जब मैं करता था इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता था. तो there's only one method. Keep putting your efforts continuously. Stay consistent. Keep putting your efforts. क्वेश्चन गलत होंगे स्टार्ट में which is completely natural. अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 9 गलत होंगे, completely fine. एक तो सही हो रहा है. नेक्स्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे 2 सही होंगे, फिर नेक्स्ट 3 सही होगा. ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा. एक रात में इंप्रूवमेंट नहीं होगा. ओवरनाइट इंप्रूवमेंट विल नॉट टेक प्लेस. कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट होगा लेकिन धीरे इंप्रूवमेंट होगा. लेकिन इंप्रूवमेंट होगा. एक चीज़ याद रखना, इंप्रूवमेंट धीरे होगा लेकिन एंड में होगा ज़रूर. मेरे साथ भी हुआ था. ठीक है, तो फिर डोंट वरी अबाउट दैट. ओके ओके ममता, आई विल टेक केयर ऑफ इट. आई विल टेक केयर ऑफ इट ममता. आई विल मेक श्योर दैट आई यूज डार्क कलर्स. नोट्स इस बार अच्छे से अपलोड हो जाएंगे. टिल्लू कह रहे सर पहली बार क्लास में लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो टिल्लू जी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर इसके लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो. पहला चीज़ ये कि आप शिफ्ट बैच में जाके
जो कि यूट्यूब पर है, ठीक है। फिर बैच में यूट्यूब में जाके आप फिजिक्स सेक्शन में जाओगे तो फिर मैं 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स संभाल रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड से लेके एंड तक मैं करवा रहा हूँ। एंड करेंटली वी आर ऑन द एडमिन वाला चैप्टर। फिर फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया था, आप वहाँ से देख सकते हो। प्योर बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया था चैप्टर अच्छे से। तो फिर आप वहाँ से देख सकते हो लेक्चर, या फिर आपको कोई और टीचर अगर मेरे से बेटर लगता है तो फिर यू कैन ऑब्वियसली गो टू देम एंड स्टडी फ्रॉम देम, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट वे कि आप शिव बैच में ज्वाइन करके आप देख सकते हो वीडियो, या फिर आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप वाले प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अब पर्सनल मेंटरशिप वाला प्रोग्राम क्या है मैं बता देता हूँ। देखो एक सेकंड देना। देखो पर्सनल मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम है ना, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर है। दिस इज समथिंग विच इज एक्सक्लूसिव ऑन अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंडिया में इस लेवल पे कोई नहीं कर रहा है। ओके चलो, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। मेरे से ही पढ़ लेना। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर शिवबाज के अंदर, जहाँ पर मैंने 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 से लेके। आप जाके उसे देख सकते हो। मैं सिर्फ ये नहीं करता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, ऐसे नहीं करता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर भी लेता हूँ, जहाँ पर मैं खुद आता हूँ और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो फिर वहाँ पर आप जाके ये भी देख सकते हो कि टीचर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। उसी सेम स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज वाले लेक्चर में, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर होते हैं ना, उसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, क्वेश्चन को कैसे, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको समझ में आएगा थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर, ठीक है। फिर बैच के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, ओके। ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर रखा है। एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, टीचर कैसे अप्रोच करना है, ये जानकर आप ही अप्रोच सेम मेथड में करोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगा? नेक्स्ट क्लास विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो फिर टेंशन मत लेना। हाँ जी, तो फिर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपके पास एक इंडिविजुअल मेंटर होगा। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो फिर मुझे एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो मेरे साथ हमेशा कॉन्टैक्ट रहेगा थ्रू कॉल, वीडियो कॉल या फिर टेक्स्ट। अब वो मेंटर कौन है? ये मेंटर जो है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के MBBS स्टूडेंट्स हैं, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, AFMC हो गया, या फिर कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज से हमारे पास मेंटर है। ये मेंटर आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, 30,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपर के हैंडमेड नोट्स मिलेंगे एंड बहुत कुछ। लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा पेड वाला वर्जन था, विच वॉज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 4,999 पर ईयर, ठीक। लेकिन अगर आपको कुछ फ्री चाहिए तो फिर यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस शिव बैच, जो कि यूट्यूब पर है, जो कि बिल्कुल फ्री है। शिव बैच में आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलते हैं लेक्चर्स, यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स मैं संभालता हूँ। लेक्चर के साथ साथ आपको मिलते हैं लेक्चर नोट्स, जो कि मैं खुद बनाता हूँ। उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं DPPs, फ्री DPP, जो कि मैं खुद बनाता हूँ, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पूछने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, विच इज़ ड्यूरिंग द लाइव क्लास, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, जो कि हर 15 डेज के टाइम पीरियड पर होते हैं, ओके। कल कितने बजे क्लास? चलो कल हमारी क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास विल बी ईदर ऑन वेंसडे और विल बी ऑन सैटरडे। या तो वेंसडे को मैं क्लास लूँगा या फिर मैं सैटरडे को क्लास लूँगा, ठीक है। इसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ओके, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, DPP मिल जाएंगे, नोट्स लिख जाएंगे एंड सब कुछ मिल जाएगा, जो कि मैं खुद बनाता हूँ। एंड माइंड यू, आई एम ऑल्सो अ नीट टॉपर, एंड मेरा स्कोर था 685, तो दैट वॉज माई स्कोर इन नीट, ठीक है। एंड आई एम योर एजुकेटर और मेरा नाम है हितेश गुप्ता। ओके ईर्तिका, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। अच्छा आप कश्मीर से हो? ग्रेट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर देखेंगे, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है फिजिक्स के क्वेश्चन। ये जो डर लगा रहता है ना कि फिजिक्स से डर है, इस डर को निकाल के हम लोग रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।
तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट। इसके साथ आपको 3 DPP मिल जाएंगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, टेक केयर गाइस, टेक केयर, टेक केयर, ये सेम टू यू, बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस, बाय।